हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हम फिज़िक्स का पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे। जैसा कि मैं सारे क्वेश्चंस तो हम लोग पूरा अभी जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तो हम लोग पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, बट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो मुझे लगता है मींस जो मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा है जो बहुत बार पूछे गए हैं, सो उसे हम पढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। So periodic motion. If an object repeats its motion on a definite path after regular interval of time, its motion is said to be the periodic motion. Means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पाथ को फॉलो कर रहा है, ए बी पाथ को कोई भी ऑब्जेक्ट है के अगर वो फॉलो कर रहा है एंड फिर वो वहाँ से बी से फिर रिपीट ए में आ रहा है, फिर उसी टाइम पे वही एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में फिर वो ए से बी में जा रहा है, मीन्स उस बात को वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो रिपीट कर रहा है उसी एक डेफिनेट पाथ को, तब उस पार्टिकल मीन्स उस ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। एंड जिस डेफिनेट टाइम में वो इस मोशन को करता है, द डेफिनाइट टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स इट मोशन। मान लो कि ये पार्टिकल के ए टू बी में पहुंचने के लिए 5 मिनट्स ले रहा है, देन वो बी टू ए में फिर बी से ए में पहुंचने के लिए 5 मिनट्स ले रहा है, तो उस टाइम को उस 5 मिनट्स को हम लोग वो एक डेफिनाइट टाइम है उसको उस टाइम पीरियड को बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। Like if it takes 5 minutes to reach there, तो then it's 5 minutes क्या हो जाएंगे, उस पार्टिकल का पीरियोडिक टाइम हो जाएगा। एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। पीरियोडिक टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीरियोडिक मोशन का जो पाथ है इट कैन बी सर्कल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और एक कोई कर्व भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल हम लोग वॉल क्लॉक लेते हैं तो जो उसमें हावर एंड होता है उसका वो ये मीन्स यहाँ पे देखते कि ये 1 है, तो ये 1 पे फिर से आने के लिए ये हावर क्लॉक कितना टाइम लेगा, 12 आवर्स। तो ये आज भी मंडे को भी ये 12 आवर्स लेगा, ट्यूसडे को भी ये 12 आवर्स लेगा, मीन्स एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में ये यहाँ पे पहुँचेगा। तो मीन्स जो हावर क्लॉक जो मोशन फॉलो कर रहा है इट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। वैसे ही अगर हम मिनट्स क्लॉक देखें तो मिनट्स क्लॉक भी उतना ही टाइम लेगा, मीन्स मिनट्स क्लॉक, तो ये मिनट क्लॉक फिर से वापस 1 में आने के लिए ये कितना टाइम लेगा, 60 सेकेंड्स। तो मिनट क्लॉक का जो पीरियोडिक टाइम क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। हावर क्लॉक का क्या होगा, 12 आवर्स। तो ये जो मिनट हैंड का और हावर हैंड का जो मोशन है उसे भी हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। वैसे ही जो अर्थ है वो सन के अराउंड पे रिवॉल्व करता है, तो वो भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि अभी अर्थ यहाँ पे है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर से यहाँ पे आएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे फिर से यहाँ पे आएगा। तो एक डेफिनाइट एक टाइम है जिस टाइम पे वो यहाँ पे फिर से आएगा। तो तो अगर वो एक डेफिनाइट टाइम पे आ रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। सो हमारा पीरियोडिक मोशन सर्कल पाथ भी फॉलो कर सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ भी फॉलो कर सकता है, कर्व पाथ भी फॉलो कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को आगे पढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक पेंडुलम है, सो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करके फिर यहाँ से इसे यहाँ से छोड़ देने के बाद ये फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, देन फिर ये यहाँ पे वापस आएगा। तो जो ये वाली इसकी पोजीशन है ये मीन पोजीशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोलता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स
पीरियोडिकली इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रहा है। ऑन आइदर साइड ऑफ अ पॉइंट, मीन्स ऑफ अ पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब एक उसका मेन पोजीशन, या फिर इस साइड पे आइदर साइड या अब बोल रहा है तो या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में, उस टाइम जो बॉडी का जो मोशन होगा उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स पीरियोडिकली इन अ स्ट्रेट लाइन on either side of the point, the motion of the body is called the simple harmonic motion। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है, मतलब अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ये सन के अराउंड में जो मून रिवॉल्व कर रहा था, सन के अराउंड में जो मून या फिर अर्थ जो भी रिवॉल्व कर रहा था, वो उसका एक डेफिनेट पोजीशन नहीं होता है। वो कौन से फॉर्म में रिवॉल्व करता है? कर्व के फॉर्म में रिवॉल्व करता है। उसका कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं, उसका कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होता है, कोई मीन पोजीशन नहीं होता है, इसलिए। लेकिन ये एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जैसे और हम अगर ये पेंडुलम का एग्जांपल लेंगे तो इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन टू। सो हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, बट हर एक पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कैसे पता करें कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक? तो जो मोशन होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। मीन्स जैसे कि ये पेंडुलम का मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के किसी भी एक साइड पे और एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि उस मतलब वो अपने मीन पोजीशन में एक रेगुलर टाइम, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में वो बार बार वहाँ से पास होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोशन पीरियोडिक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि जो बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जब बॉडी यहाँ पे जब अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, इससे आगे तो नहीं जा सकती ना पेंडुलम की, तो यहाँ पे होती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस टाइम पे पेंडुलम का जो ये नॉब है वो बहुत फास्टली अपने मीन पोजीशन पे आती है, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटेड रहती है। तो जो बॉडी का एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उतना ज़्यादा वो बॉडी अपने मेन पोजीशन के साइड पे एक्सीलरेट होगी। और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, क्योंकि बॉडी यहाँ पे रहती है तो वो यहाँ पे आने की कोशिश करती है। कि कोई भी सिस्टम है जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके एग्जाम्पल्स है कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सो सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जाम्पल्स है कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एट्सेट्रा। सो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स सॉल्यूशन। ये 2-3 बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर 5 ईयर क्वेश्चन में। तो इस पर कुछ नहीं, हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है और वो इक्वेशन निकल जाने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। सो हमें एज्यूम करना है कि एक पार्टिकल है जिसका जो मास है वो है m, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो पार्टिकल। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विल बी d²x बाय dt²। उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है x, जब वो x डिस्प्लेसमेंट करेगा, जैसे कि वो एक पार्टिकल है
वो यहाँ पे अभी अपने मीन पोजीशन में, जब वो एक्स पोजीशन में, एक्स डिस्प्लेसमेंट में रहेगा और जो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये सारे चीज़ें हमने एज्यूम किए। सो फॉर दिस पार्टिकल, उस पार्टिकल के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। रीस्टोरिंग फोर्स मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपने मीन पोजीशन पे वापस आता है, और वो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, और रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो फिर से अपने मीन पोजीशन पे वापस आता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, नॉर्मल हमारा फोर्स का क्या होता है, एफ इंटू ए, फोर्स इंटू एस्लिरेशन, नहीं मास इंटू एस्लिरेशन होता है फोर्स का। तो ये हमारा जो पार्टिकल का मास है इंटू एस्लिरेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हमने एज्यूम किया था एक्स, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या किया है, वो जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन था उसको हम लोगों ने इक्वल्स टू में लगा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट क्या है, के इज़ अ फोर्स कांस्टेंट। ओके, नेगेटिव साइन बस ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर इंक्रीज हो रहा था और हमारा रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पे लग रहा था, तो इसलिए नेगेटिव साइन लग रहा है। अब एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है, ये वाला, उस पर क्या कि इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाय एम, बस एम को इधर ला दिए हम लोग, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल जो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाय एम हो गया। सो लेट के बाय एम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। के बाय एम को हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर एज्यूम कर लिया है। अब के बाय एम जो यहाँ पे था उसके प्लेस में हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। एक्सीलरेशन डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, जो इसको इक्वल्स टू के इस साइड पे लाएंगे तो इधर ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कैसे लिखें इसे, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो ये इक्वेशन है यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने ये वाला निकाला है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ नहीं किया है, जो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था उसमें बोथ द साइड्स में 2dx बाई dt का मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, 2dx बाई dt डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स 2dx बाई dt, यही हमको मिला। ये वाले में मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा। उसके बाद क्या किए हैं, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लिए हैं। ये डी बाई डी टी को ऐसे ले लिए ना, इसको अलग ले लिए, फिर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी टी स्क्वायर, तो इसको हम लोगों ने एक साथ क्या लिखा है, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। यहाँ पास का 2 कैंसिल हो गया है, मीन्स कॉमन लेके उधर गए तो 0। फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पास का एक्स को इधर हम लोगों ने ले जाकर इसको एक्स स्क्वायर बना दिया और डी टी फिर ऐसे लिख दे। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो नॉर्मल हम लोगों ने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो देखिए इंटीग्रेट करने पे ये वाला जो डी टी है ये इंटीग्रेशन और डी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर यहाँ पास भी ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी टी इंटीग्रेशन कैंसिल होके ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करने पे हम लोग कांस्टेंट लेते, तो हम लोगों ने अभी ए कांस्टेंट लिया है। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम पोजीशन में होगा, ये मैक्सिमम पोजीशन, इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो हमने एट दैट टाइम हमने x को क्या एज्यूम किया है, जो x तो हमारा नॉर्मल हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया था, भले वो यहाँ तक जाए या यहाँ तक जाए, इट्स अवर डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तब
सबसे मैक्सिमम पोजीशन की हम लोगों ने वैल्यू क्या ली है, प्लस माइनस ए। अगर इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा है तो माइनस, तो प्लस माइनस ए लिया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी। तो जैसा कि हम ए हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है, इसलिए डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या आया, ज़ीरो। अब क्या करना है, इस डी एक्स बाई डी टी को इस इक्वेशन पे यहाँ पास पुट कर देना है। तो ज़ीरो, तो डी एक्स बाई डी टी की तो वैल्यू हमारी ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। ओ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, ए लिया था यहाँ पास, तो ये हमारा क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। तो हमारी ए की क्या वैल्यू आ गई, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है, इस ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 पे पुट कर देना है। देखिए, देन डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ इस ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस में ए पुट किया था। जो हमारा इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो ए की हमारी वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसे रीअरेंज करके लिखना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये डी एक्स बाई डी टी का जो ये होल स्क्वायर था उसे हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू विच इज़ अवर वेलोसिटी। तो इक्वेशन 3 इज़ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट पोजिशन एक्स। वो जब पोजीशन एक्स में रहेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हम लोगों ने निकाल ली। तो इसे बस अब रीअरेंज कर रहे हैं, डी एक्स ओमेगा, तो ये डी टी को इधर लेके गए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ नीचे लेके आ गए, तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डी टी। अब इसको क्या करेंगे, एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे। एक बार फिर इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है देखते हैं। इसे इंटीग्रेट करने पे आएगा ये इसका आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा हमारा कांस्टेंट हो गया, टी का होता है डी टी का होगा टी प्लस फाई। इसमें कांस्टेंट हम लोगों ने क्या लिया है, फाई लिया, ये हमारा कांस्टेंट है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई, फाई हमारा कांस्टेंट हुआ, तो हम साइन इनवर्स को इधर पुट करेंगे, तो एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ए को हम लोगों ने इधर पुट कर उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम अंडरस्टैंड मैंने अपने मीन्स हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप बस एक बार बुक में रीड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और हम इस वीडियो में बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इस चैप्टर के इस यूनिट के और डिफरेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।